Assalamu alaikum. Assalamu alaikum all of you and welcome to the my page. I'm the clinical psychologist. Let me know कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर है या कोई डिस्टॉर्शन आ रही है इसमें. Kindly let me know. Assalamu alaikum. Is there anyone? तो काइंडली कमेंट करें और लेट मी नो कि आवाज़ जो है वो मेरी क्लियर है या नहीं या कोई डिस्टॉर्शन आ रही है. काइंडली लेट मी नो. So there are some people around. Welcome to my page. I'm the clinical psychologist. Kindly comment to let me know who is here. A little distortion, but it's okay. All right. I don't know कि ये distortion क्यों आ रही है. तो welcome Shoaib to my page and to my live. If you all of you, if you have any query, you can ask. I will just start this when some people is there. मेरे ख्याल से ना कुछ इंटरनेट कनेक्शन इशू है जिसकी वजह से मेरी पहले भी डिस्कनेक्ट हो गई थी और मे बी अभी दोबारा हो बिकॉज डिप्रेशन मैनेजमेंट के अबाउट गाइड करें प्लीज. ऑलराइट शोएब, आई विल श्योरली इसके बारे में बताती हूँ मैं आप सबको. आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ लोग जो है हमें ज्वाइन कर लें. तो ये क्या हो गया. ओके, तब तक हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आप लोग भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ और मैं भी करवाती हूँ. ठीक है. आई गेस All right, my name is Amna. I'm a clinical psychologist. और ठीक.
I have done MS in clinical psychology. Okay, Shoaib, give me your introduction so I can connect with you. अपना नाम, आप कहाँ से देख रहे हैं और किस सिटी से हैं और आप क्या करते हैं, लेट मी नो. ओके. It's Shoaib from Gujarat. Welcome, Shoaib. काइंडली बाकी भी जो है यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. ओके, लेट मी स्टार्ट. मूड स्विंग्स, राबेल, आई नो. All right. So today कीप कमेंटिंग, ठीक है. और एट द एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हुई तो आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड देम. और कोशिश करें कि जो ये वीडियो चल रही है इसको आप लोग शेयर करें, ठीक है. अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें, ठीक है. बिकॉज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. क्योंकि हम अगर देखें तो आज के दौर में एक इंसान, आज के दौर में नहीं बल्कि शुरू से हम कह सकते हैं कि एक इंसान का जो पूरा जिस्म है या जो उसकी पूरी लाइफ है वो उसके माइंड पे बेस करती है. तो इट मीन्स कि जो माइंड है वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में. तो हमें इसका ख्याल भी सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है. क्योंकि माइंड के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. सोचना है तो माइंड, कोई काम करना है तो हम उसको प्लान करके काम करते हैं तो भी माइंड की ज़रूरत है. और अगर हम मेंटली हेल्थी नहीं है, मीन्स के इमोशनली डिस्टर्ब है या हमारी जो फीलिंग्स हैं वो अप एंड डाउन है, जैसे राबेल ने भी कमेंट में बात की, दैट इज़ अबाउट मूड स्विंग्स हैं. तो आप लोग देखना कि किस तरह की चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं. फिजिकली भी जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो हम पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट. ठीक है. अगर कोई मेरे से लाइव वीडियो पे कनेक्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है, ठीक है. आई एम श्योरली देयर विल बी सम ऑप्शन. तो ये जो इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, जज्बात कह ले, एहसास कह ले, या हमारी सोचें, ये हमारे जहन का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है. इनके बगैर हम चल नहीं सकते. अगर हम कहें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये नहीं हो सकता, ठीक है. इसके बगैर जो है तब हम एबनॉर्मल ही करार दिए जाएंगे, राइट. तो अगर ज़्यादा हो जाए तब भी ये प्रॉब्लमेटिक है. तो हमें क्या करना चाहिए? हम जो है इनको मैनेज कर सकते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं. यू कैन कंट्रोल योर माइंड, ठीक है. हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरे जहन पे काबू नहीं है या मेरे गुस्से पे काबू नहीं है, मुझे सोचें आ रही है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. बट विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू कैन डू दिस. तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज था जो मैं चाह रही थी आप लोगों से शेयर करूं, कि जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, राइट. कमेंट्स करते रहें आप लोग ताकि मुझे पता चले कि आप सब यहीं हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है. और मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, कनेक्टेड रहूं. तो इस वजह से मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और हमारे सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है इससे रिलेटेड, कि अगर हमने हेल्प सीख की तो लोग हमें पागल समझेंगे. हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए या साइकाइट्रिस्ट के पास चले गए तब भी ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है. लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या राय कायम कर लेंगे और किस नज़रिए से हमें देखेंगे. तो द थिंग इज, जब आप खुश नहीं हैं, जब आप सुकून में नहीं हैं, तो क्या लोग आपको पैसे देते हैं खाना खाने के लिए, या लोग आपको खुश रहने देते हैं? आप कामयाब हैं तब भी लोग आपको बातें करते हैं, आप कामयाब नहीं है लोग तब भी आपको बातें करते हैं. आई एम राइट?
listening. A real thanks to you for listening me. ओके तो तब भी आपको बातें करना है. इट डजेंट मैटर. हमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी अपनी ज़ात होती है, राइट? लाइक अगर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल दूँ कि एट द एंड आपके पास क्या बचता है जब कुछ भी नहीं होता. ठीक है, एक लिमिट तक आके सब रिलेशनशिप पीछे रह जाते हैं, कुछ की डेथ हो जाती है, बहुत से सपोर्ट सिस्टम में जो आपके लोग होते हैं वो कम होते जाते हैं. एट द एंड आपके पास क्या होता है? आपकी अपनी ज़ात, योर सेल्फ. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना जो अपनी ज़ात है, सेल्फ है, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि देखो, अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो लोग हमसे प्यार करेंगे. हम अपने आप को वैल्यू देंगे तो ही लोग हमको वैल्यू देंगे. आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो खुद को वैल्यू देते हैं तभी लोग उनको वैल्यू देते हैं. आप देखना कि जो इंसान खुद को वैल्यू नहीं देता, खुद से प्यार नहीं करता, तो लोग उसे काउंट भी नहीं करते. खुद से प्यार करने का, खुद को रिस्पेक्ट देने का, खुद को वैल्यू देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने आप को एक कामयाब शख्स बनाएं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, इन सबको मैनेज रखें. बात फिर वही आ जाती है, अगर माइंड सेट तो ऑल सेट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. ठीक है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे साथ साथ बताते जाना, तो हम लोग करते रहेंगे. ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा जो है इस बात से हिचकिचाते हैं और हेल्प नहीं लेते जाकर. ठीक है, अब तो कोविड भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं. ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और जो मैं भी है ऑनलाइन काम करती हूँ ताकि जो लोग हैं वो इजीली हमसे कनेक्ट हो सके जो नहीं आ सकते. आई नो द स्टिग्मा इज देयर इन आवर सोसाइटी बट वी हैव टू कॉप इट. हमें जो है अवेयरनेस फैलानी है, हमें अपने प्यारों को जो है एक सेहतमंद जिंदगी देनी है. यहाँ सेहतमंद जिंदगी से मेरा मतलब जो है वो ये कि अगर आप अंदर से खुश हैं आपको बाहर सब कुछ अच्छा लगेगा. अब यहाँ मैं एक छोटे से एग्जांपल ऐड करूँ कि अब दो लोग हैं वो सेम प्लेस पे जाते हैं. जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, नॉर्थन एरियाज में वो गए, लेकिन एक इंसान बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है, और जबकि दूसरा इंसान है वो ऐसा नहीं कर रहा और वो बहुत उदास है. ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि बाहर तो सब कुछ अच्छा है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है. ठीक है, वो फिर भी उदास है. क्यों? बिकॉज वो इंटरनली हैप्पी नहीं है, वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, वो इंटरनली जो है मैनेज नहीं है, उसने अपने आप को मैनेज नहीं किया हुआ, वो इंटरनली वीक है. तो ये जो चीज़ें सारी हैं बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं. ठीक है, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी इन सब चीज़ों पे ही काम करते हैं कि हमने फीलिंग्स को जो है वो बैलेंस कैसे करना है, इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, और थॉट्स को जो है वो हमने रेशनल कैसे बनाना है. अब जो अगर मैं थॉट्स की बात करूं, दो तरह की हमारी थॉट्स होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिव के हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा, मैं फेल ही होंगी, इस तरह की जो सोचें होती हैं. एंड द पॉजिटिव वन कि मैं टॉप करूंगी, सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ. ये एक तरफ हमें लगता है ये एक अच्छी सोच है, लेकिन ये भी एक अच्छी सोच नहीं है. ठीक है, तो एक अच्छी सोच जिसे हम बैलेंस थॉट कहते हैं उसका नाम है रेशनल थॉट. इसका मतलब है कि एक काम को हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं लेकिन इतना जितना पॉसिबल है. ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं 80% मार्क्स तक पास हो सकती हूँ तो दैट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी, कि मैं कितना परफॉर्म कर सकती हूँ, कितनी मैंने एग्जाम की तैयारी की है, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर अपनी एक प्रोडिक्शन दूं कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ, दैट इज फाइन. ये एक आपकी रेशनल एक बैलेंस थॉट है. लेकिन अगर हम कहेंगे नहीं जी मेरा टॉप करना है और तैयारी हमने बिल्कुल कोई नहीं की हुई और हम 100% का सोच के बैठे हुए हैं, तो आप खुद सोचें कि ये सोच हमें किस तरह एक अंधेरे समुद्र में फेंक सकती है. राइट, कि अब अगर हम उम्मीद कर लेते हैं कि मैंने तो इस दफा टॉप करना है और अब टॉप नहीं करते तो कैसी एक फीलिंग होती है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ठीक है,
जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन सब चीज़ों पे काम करते हैं, और मैं बता दूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं और कैसे, और वो किन किन चीज़ों पे काम करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम इसको स्टिग्मा समझते हैं, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड करना, अपने आप को बैलेंस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस दुनिया में कामयाब भी होना चाहते हो, करियर अपना अच्छा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे जाएं, आप ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, तब भी आपकी ज़िंदगी को बहुत बैलेंस्ड होना पड़ता है, और उसमें भी माइंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेलोसिनेशंस, जो मेन ये साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसी चीज़ें सुनाई या दिखाई देती हैं जो लोगों को सुनाई या दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी, लेकिन इसमें हमें साइकाट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ती है। साइकाट्रिस्ट एक MBBS डॉक्टर होता है, ठीक है, जिसने इसमें साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की होती है, और वो मेडिकेशन के थ्रू एक क्लाइंट की या एक पेशेंट की हेल्प कर रहे होते हैं। और वो मेडिकेशन से ये नहीं होता कि आपने वो खाई और जादू हो गया और सारी पर्सनैलिटी आपकी बन गई, आपके बिहेवियर्स बन गए, बिल्कुल भी नहीं। उन मेडिसिन से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम की हो सकता है, आपको डिप्रेशन हुआ है तो जो उसमें हमारे हार्मोन्स या केमिकल्स ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं, तो उन मेडिकेशंस के थ्रू वो अपने बैलेंस पे आ जाते हैं। लेकिन तो वो अगर जब अपने बैलेंस पे आ जाएंगे तो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे जो वो सोचने का तरीका होता है, हमारे बिहेव करने का तरीका होता है, वो तो नहीं बदलता। तो उसके लिए हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ही हेल्प लेनी पड़ती है। और ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम डिप्रेशन के बारे में शुरू करते हैं। इट्स ऑलरेडी 7:30, तो होल्ड ऑन। Okay, very nice and important topic by Shweb. Thank you so much Shweb for your kind comment. I really appreciate. ठीक है, हमें जो है सो एज अ वुमन हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि हम जो है अपने लव्ड वंस हैं उनको इतनी पॉजिटिविटी का इजहार करें कि वो हेल्प सीख कर सके। इतना इवन कि हम लोग खुद जो है दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अगर हम अपनी थोड़ी सी आदत को बदलें और दूसरों को प्यार से हेल्प लेने की तरफ, काउंसलिंग लेने की तरफ मुतवज्जे करें, तो ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप होगा हमारी तरफ से। ठीक है, एज आप मेरे से कनेक्टेड हैं, तो एज अ आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीज़ों को जितना स्प्रेड करेंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, सो द टुडे टॉपिक एज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? ये एक आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन और एक सीरियस प्रॉब्लम है, और इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग हैं वो इसका शिकार है, हर दूसरा या तीसरा बंदा इसका शिकार है। मैं आप लोगों से स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करूंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर बात करें कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इलामात क्या होती हैं, तो पहली चीज आती है फीलिंग ऑफ सैडनेस, के एक इंसान जो है वो उदास महसूस करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताऊं दैट इज के इसका
टाइम पीरियड क्या होता है, एटलीस्ट 2 वीक्स, कम से कम 2 हफ्ते। अगर आपको ये सारे, इसके 9 सिम्टम्स हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगी, और इन 9 सिम्टम्स में से अगर 5 सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं फॉर 2 वीक्स, तो यू कैन हैव अ डिप्रेशन, ठीक है। और आप उसको, लाजमी है कि आप उसके लिए जो हेल्प सीख करें, ठीक है। तो पहली बात, फीलिंग ऑफ सैडनेस, कि एक इंसान जो अगर डिप्रेशन का शिकार होगा वो सैडनेस महसूस करेगा, उदास रहने लग जाएगा, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, के उसका जो भी उसको चीजें पसंद हैं वो पहले शौक से करता है, उसका इंटरेस्ट उठ जाएगा, उसका काम करने को दिल नहीं करेगा, ठीक है। उसका होगा कि मैं जो है लेटा रहूं, उसका मूड काफी खराब होगा कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है। और इसको इसी तरह इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटे से एग्जांपल दूं कि हमें जब टेंशन होती है तो उसके साथ साथ हमारे पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है, नोजिया शुरू हो जाता है, या डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जितने भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनके फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर क्या होता है, डिप्रेशन वालों के जो है स्टमक इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो डायरेक्ट जो है स्टमक के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मेन उसका कोज है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको पहचानते नहीं है और उसके लिए हेल्प नहीं करते। वो समझते हैं हम उसे खुद ही बैलेंस कर लेंगे, बट नहीं, वो जो चीज होती है हमें काफी तरह से डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है। डिक्रीज योर एबिलिटी टू फंक्शन एट वर्क एंड एट होम, कि आपकी जो काम करने की सलाहियत होती है, लाइक कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइक होते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं काम करने में, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन किसी भी वजह से उनको हुआ है, उसके मैं भी एक्सप्लेन करूंगी कि डिप्रेशन किन किन वजहों से हो सकता है। तो जिस वजह से भी होता है उससे उनकी जो फंक्शनिंग है बहुत ज्यादा खराब होती है। जैसे अगर हम हमारी सोसाइटी में बात करें वुमेन्स की, तो मोस्टली जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पूरा घर संभाल सकती हैं, लेकिन जब अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं तो वो घर के काम भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही, बिकॉज उनका दिल ही नहीं कर रहा काम करने को, ठीक है। तो इसी तरह जो वर्किंग वुमेन्स हैं या वर्किंग लोग हैं, उनका भी फंक्शनिंग जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। फंक्शनिंग इन दैट सेंस के सिर्फ बिहेवियर में नहीं कि हम काम करना छोड़ देते, इन दैट सेंस के हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम उसको अटेंशन नहीं दे पाते, उन चीजों को हम समझ नहीं पाते। लाइक एक बच्ची, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, है अपने टीन्स में और उसको डिप्रेशन हो गया, एंड शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, कि वो बहुत लाइक थी, इट इज 80% से अबव उसकी हमेशा रहती थी। एंड जब वो डिप्रेशन का शिकार, वट एवर द कॉजेस, जो भी उसकी वजह थी, ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ, उसके एकेडमिक जो है एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत उसका लो हो गया। यू कैन से 50%, मे बी शी इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग वी डोंट नो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में हैं, लोग दूसरे से बात नहीं करते, इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो एज अ पेरेंट्स भी हम लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि हम लोग जो है अपने बच्चों को सुने, उनकी बात समझें और उनको एक डायरेक्शन दें, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं समझ होती कि हमने क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, और अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक बात हो जाती है। काइंडली कीप कमेंटिंग गाइज, ओके। और इसमें क्या क्या होता है, चेंज इन एपेटाइट, वेट लॉस और गेन, कि भूख जो होती है वो कुछ लोगों की कम हो जाती है और उस वजह से उनका वेट लॉस शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों की भूख बहुत ज्यादा हो जाती है और उस वजह से उनका वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। इवन कुछ लोग जो है मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, उससे भी वेट लॉस और वेट गेन के इश्यूज आते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्लीप। अगर हम स्लीप की बात करें, नींद की बात करें, डिप्रेशन की वजह से लोगों की नींद भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमें हमारी थॉट्स का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है सोते टाइम, क्योंकि हम जब सोने के लिए लेटते हैं वो तो सबसे रिलैक्सिंग फेज होता है हमारी लाइफ का। तो हमारी जो वो एक थॉट पैटर्न्स होते हैं या सोचने की एक ट्रेन होती है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद उड़ जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग लेटते तो है सोने के लिए, लेकिन वो सो नहीं पाते, उनकी नींद काफी डिस्टर्ब रहती है और काफी देर बाद तक उनकी नींद आती है और देर से सो के उठते हैं और उसकी वजह से उनकी पूरी रूटीन भी सारा वो खराब हो जाती है। और कुछ लोग
ऑब्वियसली अगर रात को नहीं सर सुबह उठ के उनको जाना है तो वो जहाँ पे भी जाएंगे वो एक्टिव फील नहीं करेंगे। बात फिर वही आ जाती है कि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रही। ये नॉर्मली भी हम लोगों को अक्सर कोई टेंशन होती है तो हमारी नींद के इश्यूज काफी ज्यादा हो जाते हैं, टेंशन से हमें नींद नहीं आ रही होती। तो आप सोचें कि जो एक इंसान जिसको डिप्रेशन है तो उसके लिए स्लीप इश्यूज कितने ज्यादा मैटर करते होंगे। अब इसमें आपने एक पॉइंट लिखा होगा, लिखा हुआ है स्लीपिंग टू मच। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बचने का तरीका। कि कुछ लोग के ना उनको लगता है कि हम जब सो जाते हैं ना तो दैट इज वेरी रिलैक्सिंग फेज ऑफ आवर लाइफ, कि हम बहुत ज्यादा सुकून में हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा सोना शुरू करते हैं। उनको खुद भी अंदाजा नहीं होता, ये सारे प्रोसीजर्स जो है वो अनकॉन्शियसली हमारे साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें खुद भी नहीं पता होता। तो हम बहुत ज्यादा सोना शुरू करते हैं। शोएब राज डिप्रेशन के बारे में भी आपको गाइड करूंगा। अब्दुल राउफ, ओके अब्दुल राउफ, आर यू साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट? काइंडली कमेंट एंड लेट मी नो। अच्छा, तो बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारे नींद के इश्यूज कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आपकी वो पूरे एक स्लीप रिलेटेड होती हैं, मैनेजमेंट होती है कंप्लीट, कि क्या बिहाइंड इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, और कैसे आप अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो उसको मैनेज किया जाता है, और अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन जो है ट्रीटमेंट वेरी करता है, क्योंकि हर एक का केस, हर एक की रीजंस, हर एक की लाइफ सेम नहीं है, सबकी लाइफ स्टोरीज डिफरेंट है, तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। फिर इसमें हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की, फटीग की। जो डिप्रेशन की वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, हम बहुत थका हुआ फील करते हैं। इसी वजह से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब बीमार होते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत थकावट और जिस्म दर्द भी फील होता है। तो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं वो भी इस तरह का फील कर रहे होते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी कि यहाँ पे मैंने बात की वे कि वो इंक्रीज हो जाती है। इनएबिलिटी स्टिल कि ना ये जो लोग होते हैं इनमें ना डिप्रेशन जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो बेचैनी सी इनको लगी रहती है। ऑब्वियसली जब आप अंदर से डिस्टर्ब हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बिहेवियर की बात है कि आप खामोश बैठे रहते हैं या सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें आपके साथ होती है जो कि दूसरों को भी नजर आती हैं अगर बहुत ज्यादा सवेर हो तो। आप जो है इसमें जो होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो भी बहुत लो हो जाते हैं, ठीक है, कि एक इंसान जो है अपने आप को बुरा समझने लगता है, बेकार समझने लगता है, और अगर पास्ट में कोई गलती उससे हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो उसका भी गिल्ट पाल कर बैठ जाता है कि लाइक कि ये जो हुआ है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हालांकि हर इंसान के पास्ट में बहुत कुछ होता है, हर एक के पास्ट में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम उसको खुद को ब्लेम करने लग जाएं और खुद को कुछ ना समझो तो दैट इज द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। फिर यही बात जो मैंने आप लोगों की डिफिकल्टी इन थिंकिंग, कंसंट्रेशन और मेकिंग डिसीजंस के, एक इंसान जो पहले बहुत अच्छे फैसले कर लेता है, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही वो डिप्रेशन का शिकार होता है उसकी डिसीजन मेकिंग में भी इश्यूज आ जाते हैं, उसको कंसंट्रेशन इश्यूज पे आने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन जितना सवेर होगा ये इश्यूज उतने ज्यादा होंगे, और जैसे जैसे डिप्रेशन मैनेज होता रहता है, कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये चीजें आपकी मैनेज होती जाती हैं, और पूरे एक मैनेजमेंट प्लान होता है, पूरी थेरेपी काउंसलिंग होती है जिसमें इनको भी मैनेज करना आपको सिखाया जाता है, डिसीजंस लेने का प्रॉपर प्लान आपको बताया जाता है। थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में भी। अगर हम देखें तो टीन्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, सेल्फ हार्म बहुत कॉमन है, ब्रेकअप हो गया तो कट्स लगा लिए, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, एंड एज अ अडल्ट और एज अ पेरेंट्स, एज अ कम्युनिटी वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें ऐसे लोगों की पहली हेल्प करनी चाहिए कि वो इस पॉइंट तक ना पहुंचे, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो कुछ लोग, और लाजमी नहीं होता कि जो
सेल्फ हार्म हो वो डिप्रेशन की वजह से हो, इसकी और भी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, बट इट इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो ये थे 9 सिम्टम्स। अगर हम बात करेंगे, पुअर कंसंट्रेशन आपको सबसे पहले बात नजर आ रही है, फटीग नजर आ रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। कि कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप ये देखो लिखा हुआ है विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ लोग मतलब हम उदास अगर रहने लग जाएं और हमारे मूड स्विंग्स शुरू हो जाएं तो ऑब्वियसली हमारा दिल नहीं करेगा कि हम लोगों से मिलें या फ्रेंड से मिलें, तो हम अकेला रहना शुरू कर देंगे। इरिटेबिलिटी की भी बात मैंने की, एक बेचैनी सी शुरू होती थी जिस्म और दिमाग में। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारी मोटिवेशन की कमी जो है वो भी हमारे डिप्रेशन से कनेक्टेड होती है। वेट गेन, वेट लॉस की भी बात हो गई। इस तरह जिस्म दर्द या हेडेक्स होते हैं, और स्टमक अपसेट की भी मैंने बात की, वो भी स्टमक का डिप्रेशन के जो सिम्टम्स में काउंट होती हैं चीजें। अच्छा, अब डिप्रेशन के लेवल्स क्या हो सकते हैं? देयर आर 3 लेवल्स, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर। माइल्ड मतलब कि आप बहुत कम लेवल पे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं। सवेयर कि आपको शदीद डिप्रेशन है, आपका रोना नहीं बंद हो रहा। और हाउ we can develop positive thinking and approach towards different matters of life. Abdul Rauf, kindly introduce yourself first, then I will surely reply to your comment. Let me know if you are a psychologist or a psychiatrist or just any other person. Okay, Saveer, तो बहुत ज़्यादा शदीद के लोग जो है इस स्टेज पे तो आपको मेडिकेशन की तो 100% ज़रूरत होती है, बिकॉज कि आपके जो केमिकल्स या हार्मोन्स है वो इतने ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते, और अगर जब तक वो आप थोड़ा सा मैनेजेबल स्टेज पे नहीं आते तो वो थेरेपी भी या काउंसलिंग भी काम नहीं करती। और मॉडरेट क्या, माइल्ड और सवेयर के दरमियान है। यहाँ आप चाहें तो मेडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन आप पे काउंसलिंग और थेरेपी भी काम कर सकती है। ड्यूरेशन मैंने बात की कि एटलीस्ट 2 वीक्स, और अगर 2 वीक्स हों कम से कम, ये सारे सिम्टम्स जो हैं 9 सिम्टम्स हैं, इनमें से 5 सिम्टम्स अगर आप में मौजूद हैं और 2 हफ्ते हो गए हैं इस बात को, तो यू कैन बी अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। लेकिन स्टिल हम खुद को सेल्फ डायग्नोसिस नहीं दे सकते, ठीक है। इसके लिए आप लाजमी किसी प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना होगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट। बेटर है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से करें, क्योंकि वो आपको डिटेल में आपकी असेसमेंट करते हैं और आपको डायग्नोसिस देते हैं, जबकि जो साइकाट्रिस्ट है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि साइकाट्रिस्ट ने आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए देखना है, और एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसने आपको ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स आपको देखना है, आपसे बात करना है, आपको जानना है। और इसकी दूसरी ड्यूरेशन 2 इयर्स भी हो सकती है, ठीक है, कि आपको 2 इयर्स में ऑन एंड ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ये भी डिप्रेशन की एक टाइप है, उसमें ये दोनों चीजें आती है, एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं कॉजेज की। Taking antidepressant when will work. Mehboob Shiraz. Okay Mehboob, I will respond to you soon. ठीक है, आप लोग जो हैं काइंडली वीडियो शेयर करने किसी ना किसी ग्रुप में, ठीक है, तो और उसके बाद कमेंट करें, तो आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू। इंट्रोड्यूस करवाएं, देन अपना एक क्वेश्चन जो है वो आप पूछते रहें, और ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, कॉजेज क्या हो सकती हैं डिप्रेशन की। बायोलॉजिकल कॉजेज हैं, साइकोलॉजिकल हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और कल्चरल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल के जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिनको डील करते हैं, जैसे हमारे ब्रेन हो गए, केमिकल्स हो गए, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, ब्रेन के पार्ट्स हो गए जिसमें अगर कोई चेंजेस आ गई या स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है,
इन सब चीज़ों की वजह से या जेनेटिकली पहले से किसी के जीन्स में चीज़ें हैं कि उनके ऑलरेडी फैमिली में कोई पेशेंट्स इस तरह के हैं जिनको ये इश्यूज पहले से रह चुके हैं, तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है नेगेटिव पेरेंटल इन्फ्लुएंस, कि अगर आपके पेरेंट्स या आपने अपने बच्चों की पेरेंटिंग इस तरह से की है कि वो बहुत नेगेटिव है, जैसे कि एक फादर या मदर अल्कोहलिक है या ड्रग अब्यूजर है, तो ऑब्वियसली वो उनका कैसा इफेक्ट होगा अपने बच्चों पे, उसकी वजह से बच्चे जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसी तरह अगर माँ बाप की डिवोर्स हो गई है या वो सेपरेट हो गए हैं, तो या मदर या फादर में से किसी की डेथ हो गई है, तो वो भी एक कॉज होता है डिप्रेशन का बच्चों के लिए। पर्सनैलिटी टाइप, कि बचपन से बच्चों की पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो छोटी सी बात को अपने जहन पर सवार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकती है डिप्रेशन की। और इसमें साइकोलॉजिकल में ये भी आता है कि हम इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं और हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, या हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें सोचें बहुत ज़्यादा नेगेटिव आती हैं। तो दीज कैन बी द फैक्टर्स। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें कि कुछ लिटरेसी रेट अगर बहुत कम है आप लोगों का, कम पढ़े लिखे हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि सोशल इकोनॉमिक में आता है कि कोई भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम जो सोशल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि कुछ लोग हैं उनको गांव में रहने से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग महाजरत करके आए होते हैं, इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है उनको, यानी कि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि इस रियल वर्ल्ड लाइफ से रिलेट करती है, तो वो एक हो सकता है। जैसे कि आपका रिलेशनशिप है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या पार्टनर के साथ वायलेंस है या कोई ऐसे सैलाब आ गया है जिसकी वजह से लोगों ने, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा सदमा ले लेते हैं, या कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके इख्तलाफात चल रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। कुछ लोग शहर में रह के परेशान हैं, और मतलब कुछ भी वजह हो सकती है इसकी, लेकिन वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो। फिर कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, रिलीजन, अगर कुछ लोग, रिलीजन की बात मैं इस तरह करूंगी कि एक जगह एक रिलीजन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू ज़्यादा हैं और वहाँ पे क्रिश्चियंस के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है और उनको बुली किया जाता है, या क्रिश्चियन ज़्यादा हैं और हिंदू कम है, या कोई भी रिलीजन की एक बात कर ले कि एक कम्युनिटी ज़्यादा है और एक कम है, और जो ज़्यादा वाले हैं वो कम वाली को बुली कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनको डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी डिप्रेशन की वजह हो सकती है कि आपको जब इतना तंग किया जाए तो आप ऑब्वियसली कितना बुरा फील करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपकी जो एक पर्सनैलिटी होती है वो शेक होकर रह जाती है। तो ये चीज़ें भी हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं। कास्ट सिस्टम, अब पाकिस्तान में ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, चौधरी हैं, मलिक हैं, भट्ट हैं, सब एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे हैं, और रबेल, हाउ कैन यू गाइड अ साइकोलॉजिस्ट ऑन साइकोलॉजी इश्यूज। मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज इसको इलेबोरेट कर दो। अच्छा, इसी तरह शो ऑफ कर रहे हैं, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कास्ट सिस्टम पे शादियां एक दूसरे की हमारी सोसाइटी में नहीं की जाती कि सिर्फ इसी कास्ट पे हम लोग करेंगे, और कभी फिर वो जब कपल शादी कर लेता है वहां से जो उन दोनों कास्ट की लड़ाई शुरू हो जाती है, और इस तरह काफी सारे जो फैक्टर्स आप लोगों को देखने में आएंगे। बिलीफ सिस्टम, अब देखो कि जैसे हमारे और जनरेशन्स हैं और न्यू जनरेशन्स हैं, इनकी सोच में काफ़ी फ़र्क है। जो और जनरेशन है उनके जो बिलीव्स हैं वो काफ़ी रिजिड हैं, जबकि जो न्यू हैं कुछ जो है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ जो है टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द करियर मूव कर रहे हैं। तो एक बिल्कुल चेंज, ड्रामेटिक चेंज है हमारी इन दो जनरेशन्स में। तो इसकी वजह से जो इख्तलाफात पैदा होते हैं ना फैमिली में, तो वो भी एक रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन के। जैसे कि अब बेटा कुछ चाहता है, बाप कुछ चाहता है, बेटी कुछ चाहती है, माँ कुछ चाहती है, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि इख्तलाफात होंगे? ये बहुत कॉमन चीजें हैं जिनको हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये हम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। एटीट्यूड, अगर हम ऐसे लोगों के दरमियान रह रहे हैं जिनका एटीट्यूड हमें लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, हमें डिग्रेड करते हैं, या हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, या हम खुद इस तरह के हैं,
तो ये चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको कॉप अप करें, ठीक है। बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो एक साइकाइट्रिस्ट डील करता है, ठीक है। वो पहले देखते हैं कि आपकी क्या कोज है, बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर है या केमिकल्स अप डाउन हो गए या हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको एक मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं जिससे आपके जो इम्बैलेंस है, अदम तवाजुन है, वो बैलेंस हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और कल्चर फैक्टर्स, ये सारे जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील करता है, जिसमें आपको बताता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को मैनेज कैसे करना है, अपनी थॉट्स को रेशनल कैसे करना है और एक बैलेंस अप्रोच लेके लाइफ की तरफ किस तरह मूव ऑन करना है। एक पूरी मैनेजमेंट होती है, एक पूरा प्रॉपर प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी लाइफ हिस्ट्री कुछ हो रहा है, आपकी कुछ हो रहा है, अभी जितने भी यहाँ लोग मेरे से कनेक्टेड है सबकी लाइफ हिस्ट्री कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो जब तक हम पूरी जान नहीं लेते रीजंस क्या हैं उनमें से और इनकी जो कॉपिंग स्किल्स हैं वो क्या हैं और किन चीजों पे काम करना है, क्योंकि सबके सिम्टम्स भी सेम नहीं होते। डिप्रेशन है सबको, 4 लोग मेरे सामने अगर बैठे हैं उन चारों को डिप्रेशन है, सबकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। मैनिफेस्टेशन होती है कि किस तरह उनके जो सिम्टम्स हैं वो उनको शो हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, ठीक है। एक को नींद के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और एक को कंसंट्रेशन के इश्यूज हैं और इस तरह काफी मिक्स केस होते हैं और सबकी हिस्ट्रीज डिफरेंट हैं, सबके जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनको उनके लेवल पे काम किया जाता है। जैसे एक को अगर एंगर इशू है तो उसको मैं एंगर इश्यूज के साथ काम करूंगी, कि स्लीप इश्यूज है तो मैं स्लीप इश्यूज के काम करूंगी। अब सबको मैं सेम थेरेपी या सेम जो ट्रीटमेंट है वो नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि सबकी सोचें डिफरेंट है, सबकी फीलिंग्स डिफरेंट है, फीलिंग्स इमोशन सब डिफरेंट है। तो हर एक के साथ डिफरेंटली आपको काम करना पड़ता है, इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइंट, कि जैसे क्लाइंट की नीड है, पेशेंट की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एज रिलेटेड टू अदर वर्ल्ड, अदर कंट्रीज, पाकिस्तान में डिप्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें कौन सा मुल्क है जहां डिप्रेशन ज्यादा है तो दैट इज पाकिस्तान। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है। अब माशाल्लाह से लिटरेसी रेट भी ऊपर जाना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत कम है। तो और काफी सारे रीजंस, हम अगर इसी में से हम रीजंस निकाल सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, हमारी पेरेंटिंग ऐसी है, जनरेशन गैप्स हैं हम लोगों के, पर्सनालिटी टाइप, शुरू से बच्चे की हम जो है परवरिश इस तरह करते हैं वो बहुत मैटर करती है। कुछ बाय बर्थ हमारे अंदर टेंडेंसीज इस तरह की होती हैं, लाइक एक बच्चा है उसको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया जाए या बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि उसकी एक अपब्रिंगिंग किस तरह से हो रही है। हमें लगता है कि एक बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो जब बड़ा होगा उसको तब सब चीजें समझ आएंगी, बट नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर, जो कि बच्चों पे काम किस तरह करते हैं, बच्चों को मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अडल्ट की मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है, असेसमेंट बिल्कुल अलग है, और एक बच्चे की असेसमेंट एंड मैनेजमेंट अलग है। एंड और बच्चों की ज्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज बच्चों के साथ बॉन्डिंग करना, बच्चों के साथ एक वो मैनेजमेंट करना, दैट इज वेरी वेरी टफ एज कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि अडल्ट हमारी बात समझ सकते हैं फिर भी, लेकिन बच्चों को एक बात समझाना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि एज अ पेरेंट्स अगर हम सोसाइटी में देखें तो माँ बाप ने जिद लगाई होती है बच्चों के साथ कि ये मेरी ही बात मानेगा, ये जिद कर रहा है, उस तरह कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते बच्चा जिद क्यों कर रहा है, हम इस पे बात नहीं करते, हम ये रीजंस आइडेंटिफाई नहीं करते, और फिर हम जो है नेगेटिव जो तरीका कार इख्तियार करते हैं, जैसे कि पनिशमेंट दे दी बच्चे को, उसको मारा, ये सब फैक्टर्स। अब कराची, क्वेटा, लाहौर की बात करें तो डिप्रेशन कहाँ ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, दैट इज लाहौर। देखो, नो डिप्रेशन रेड साइन है और ब्लू डिप्रेशन डिप्रेशन है। लाहौर में कितने परसेंट है, 53.4, और नो डिप्रेशन 46.6, क्वेटा में 43.9%, कराची में 35.7%। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन से हम प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं। प्रिवेंशन
कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज टेक स्टेप्स टू कंट्रोल स्ट्रेस। कि अगर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी में जो कि हम एक क्लाइंट पे इम्पोज करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इम्पोज नहीं करते, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। सॉरी, आई यूज रॉन्ग वर्ड। और स्ट्रेस अगर आप कंट्रोल में रखें अपना, क्योंकि यूजली जो सारे मसाइल हैं वो स्ट्रेस से शुरू होते हैं। जब हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं, जहनी दबाव शुरू कर देते हैं, सारा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जो स्ट्रेस पे काम करती है। सेकेंड, रीच आउट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। कि जब ये टाइम होता है हम बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहे होते हैं, रोना आ रहा होता है, हमें जो है अकेला महसूस कर रहे होते हैं, तो हमें इस पॉइंट पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात करनी चाहिए। इवन हमें दिल नहीं कर रहा, लेकिन जब हम अप्रोच करते हैं, किसी फैमिली मेंबर से बात करते हैं या फ्रेंड्स, रैंडमली बात, ये नहीं कह रही कि आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो, प्रॉब्लम्स को शेयर करो तो भी बहुत अच्छी बात है, कैथारसिस हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाते हैं। ओवर पैम्पर्ड किड्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। रबेल, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में मुझे रिसर्चेस देखनी पड़ेंगी कि आइदर कोई रिसर्च ऐसी है जो इस बात को प्रूव कर रही है, ठीक है, लेकिन इट कुड बी अ कॉज, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो जब हम उनसे बात करते हैं, आप अक्सर फील करना कि हम बहुत बोर हो रहे होते हैं, और जैसे हम किसी फ्रेंड की कॉल आती है उसके बाद हमारा मूड कितना अच्छा हो जाता है। तो डिप्रेशन अगर किसी को है या वो स्ट्रेस लेवल्स फील कर रहा है तो वो चीज़ को कर सकता है। अगर हम थर्ड बात है, गेट ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट साइन ऑफ अ प्रॉब्लम टू हेल्प प्रिवेंट डिप्रेशन फ्रॉम वर्सनिंग। दैट इज कि अगर हम जल्दी ही ट्रीटमेंट सीख कर लें, जल्दी ही हेल्प ले लें, और अर्लीस्ट स्टेज में हैं हम, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम जितना टाइम ज़्यादा ज़ाया करेंगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, हमारी प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा वर्स होती जाएगी, बदतरीन होती जाएगी, और उसका ट्रीटमेंट उतना ही ज़्यादा मुश्किल। और ये भी हो सकता है डिप्रेशन से हमें बहुत ज़्यादा सवेयर मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लाइक साइकोसिस। कंसीडरिंग गेटिंग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट टू हेल्प प्रिवेंट अ रिलैप्स ऑफ सिम्टम्स। इसमें क्या हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ लोग पता क्या करते हैं कि एक सेशन लिया, 2 सेशन लिए, हाँ हम बेटर फील कर रहे हैं, 1 गोली खाई, 2 गोली खाई, महीना गोली खा ली, 10 दिन खा ली, अच्छा फील कर रहे हैं, क्विट कर दिया ट्रीटमेंट। लेकिन क्या होता है, रिलैप्स हो जाता है। रिलैप्स के अब दोबारा उसकी हालत में पहुंच जाते हैं, अब दोबारा वो, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते तो जाहिर बात है बहुत सारे एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। मे बी यू आर फीलिंग गुड एट दैट टाइम, लेकिन दोबारा वो आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। अब हम सेल्फ हेल्प और कॉपिंग स्किल्स पे हम काम कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प में क्या आता है कि हम खुद की हेल्प खुद किस तरह कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करें रेगुलरली तो ये बहुत अच्छा है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे केमिकल्स इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, वो खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू कर देते हैं। और आप करो तो आप देखते हैं कि अक्सर हमारा एक्सरसाइज करने के बाद हम काफ़ी एक्टिवेटेड फील कर रहे होते हैं, हमारा जो मूड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट है। और एक्सरसाइज के तो और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर हमें वेट गेन के इश्यूज हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। कि हम जो अपनी स्लीप को बेहतर बना सकते हैं, अगर हम अपनी रूटीन सेट कर लें और जितनी नींद रिक्वायर है उतना लें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हेल्थी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकली अगर हेल्थी हैं तो ही हम मेंटली हेल्थी हैं, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अवॉइडिंग एल्कोहल आर डिप्रेसिंग। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर हमारे सोसाइटी में देखो तो ड्रग अब्यूजर्स यानी कि नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि डिप्रेशन ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। लोग इसको एक कॉपिंग स्किल समझते हैं कि हम ये पियेंगे सुकून में आ जाएंगे, या कोई भी ड्रग यूज़ करेंगे। स्लीपिंग पिल्स बहुत ज़्यादा ली जाती हैं, तो लेकिन ये क्या होता है, अक्सर में ये हमें और इन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। ट्रीटमेंट हम इसका कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज मेडिकेशन, सेकंड इज साइकोथेरेपी एंड द थर्ड इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मेडिकेशन का मैंने एक्सप्लेन किया। साइकाइट्रिस्ट जो कि MBBS डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की होती है, वो आपको मेडिकेशन के थ्रू आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है।
और जिसमें जो आपके हार्मोन्स या केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं या जो भी बायोलॉजिकल कॉजेज हैं वो उनको ठीक करते हैं, जिससे आप काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हो। अगर आपको डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे है तो मैं बिल्कुल भी मेडिकेशन रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि थेरेपी से वहाँ पे काम हो सकता है, काउंसलिंग से काम हो सकता है। तो मेडिकेशन के एज यू नो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। साइकोथेरेपी इसमें पूरा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पेशेंट की हर एक चीज़ पे काम करते हैं। इसके लिए आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी पड़ती है। साइड बाय साइड आपकी काउंसलिंग भी होती है। अब काउंसलिंग में साइकोथेरेपी में क्या फ़र्क है? काउंसलिंग में जैसे आप एक इशू लेके मेरे पास आए हैं और मैं आपको उसके रिगार्डिंग एक प्रोफेशनल एडवाइस दूँ, तो डेट इज़ काउंसलिंग। और वो यूजली अगर हमारे पाकिस्तान में जो है ना लोग काफ़ी सोशल हैं, तो हम अक्सर अपने प्रॉब्लम्स दूसरों का शेयर करते हैं और सजेशंस ले लेते हैं, तो दैट इज़ काउंसलिंग। कि पाकिस्तान में ऑलरेडी काउंसलिंग बहुत कॉमन है, लेकिन साइकोथेरेपी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिसमें आपके पूरे केस को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है और आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज करके रख दिया जाता है, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ बैलेंस्ड वे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की जब मेडिकेशन साइकोथेरेपी कुछ काम नहीं कर रहा, यानी कि प्रॉब्लम इज बियॉन्ड द ट्रीटमेंट्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है। इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं जो बहुत मिनिमम लेवल के होते हैं, यानी कि बहुत कम माइनर लेवल के होते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता और एक इंसान इसके काफ़ी सारे सेशंस के बाद बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन पे मेडिसिन काम नहीं करती, जिन पे थेरेपी काम नहीं करती, तो वो इस ऑप्शन की तरफ हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बिजली के झटके लगेंगे हमारे बच्चे को या ऐसे होगा, इसमें कोई भी ऐसे खतरे की बात नहीं होती, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ होता इसमें इस तरह का तो डॉक्टर्स इसको क्यों कैरी आउट करते हैं, ठीक है? वो खुद इसको अवॉइड करते। जैसे इसमें देखें साइकोथेरेपी की काफ़ी टाइप्स हैं। हिप्नोथेरेपी है, बिहेवियर्स पे काम किया जाता है, एक्सप्रेसिव थेरेपी, नैरेटिव साइको एनालिसिस और गेस्टल्ट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें आपके बिहेवियर्स पे और आपके कॉग्निटिव लेवल पे मिलकर काम किया जाता है। जैसे अभी यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक पर्सन आपके पास आया रोता हुआ और उसकी जो सोचें हैं वो उलझी हुई हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, उसकी उन सारी सोचों की गिरह को खोलना और उसको एक बैलेंस पर्सन बनाना। ओके, देयर इज अ कमेंट बाय शोएब, मेरा एक दोस्त है जिसकी पसंद की शादी नहीं हो सकी, घर वालों ने अपनी मर्जी शादी कर दी, उसकी अच्छी गुजरी उसके लाइफ, बट कभी कभार लाइफ में उस बात को लेकर बहुत डिप्रेस रहता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता। कैन अ साइकोलॉजिस्ट गिव्स हिम ट्रीटमेंट? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो हाउ। यस शोएब, ही नीड्स अ काउंसलिंग, क्योंकि वो पास्ट के जो पॉइंट है वहां से मूव ऑन नहीं कर पाए, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली उनको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि जो अपनी लाइफ है वो उसमें सेटिस्फाइड रह सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हमें नहीं मिलती, ठीक है? ट्रीटमेंट इसको ज़रूर मिल सकता है, काउंसलिंग हो सकती है, थेरेपी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हो सकती है, ठीक है? लेकिन वो आप एक पेशेंट की जब हिस्ट्री सुनते हो, उसका पूरा केस देखते हो, तब भी बता सकते हो कि इससे ट्रीटमेंट में क्या उसको हम हेल्प आउट किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन केस वेरी करता है। अगेन मैं वही बात कह रही हूँ। काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? हम एंग्जाइटी कम फील करने लग जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, इमोशनल लेवल पे बैलेंस हम फील कर लेते हैं, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है हमारी कुछ लोग आपने देखा होंगे उनकी बाउंड्रीज सेट नहीं होती, मतलब ज़्यादा फ्री हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों से रिजर्व रहते हैं, तो इसमें भी काउंसलिंग या थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, मुझे अब कुछ क्यूरीज थी, उनका मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है, असेसमेंट पॉइंट होता है कि हम देखते हैं कि एक बंदा किस हद तक नेगेटिव सोच रहा है और उसमें उसकी रीजंस क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं उसके, वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्या सोचें आती हैं, किस लेवल की आती हैं, ठीक है? ये सब कुछ देखना होता है और फिर हम उसको मैनेज करना सिखाते हैं। तो ये पूरा एक ट्रीटमेंट होता है इसका, जिसको अभी मैं इस तरह एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन जब वो पर्सन हेल्प लेता है आके तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच को
लेकर अपनी ज़िंदगी में चल सकता है। टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट व्हेन विल वर्क में वो जो है डिप्रेशन या कोई भी आप मेडिकेशन यूज़ करते हो फॉर द सेक ऑफ एनी साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम, उसमें आप देखोगे हमेशा डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर की बात करूं जो कि पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि मेरा जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो वो हमेशा अपने डोजेज जो है वो लो डोजेज से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक ग्रेजुअली जाएंगे जहां पे एक पेशेंट अच्छे से काम कर सकता है। एक पेशेंट को मेडिसिन सूट करके चेंज भी करनी पड़ती है, तो वहां जाके वो मेडिसिन को ऐसा ऐसा डोजेज बढ़ाते हैं। जब वो मेडिसिन काम करना शुरू कर देती है तो कुछ टाइम के लिए उसको कंटिन्यू रखते हैं और फिर जैसे ही उस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आने शुरू हो जाती है वो डोजेज लो करते जाते हैं और ऐसा ऐसा खत्म। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, आप लोगों ने कुछ 10 दिन मेडिसिन खाते हैं उसके बाद खाते ही नहीं है, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन कभी बंद ही नहीं करते। तो मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल भी करना पड़ता है। फिर मैं कोई बात करूँ माइल्ड और अगर मॉडरेट, और फिर इसके बाद क्वेश्चन था यू गिव फ्रेंडली काउंसलिंग। थैंक यू राबेल, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अच्छा, अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह आपकी हेल्प करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें आपके नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सब सुन लो कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, पूरी थेरेपी किस तरह होती है। आइडेंटिफाई करते हैं क्या एक नेगेटिव सोच है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और जितने बिहेवियर पैटर्न जो उसके साथ होते हैं वो उनको कैसे देखा जाएगा। जो बिलीफ सिस्टम है या उनको बिहेवियर्स है उनको पॉजिटिव किया जाता है। लाइक अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं एंगर की, गुस्सा, इसको हम कैसे देखेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हम देखेंगे अब हर पर्सन को गुस्सा सेम वजह से तो नहीं आता और गुस्से का इजहार भी सबका सेम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये बंदा जो है किस हद तक गुस्सा करता है, किन किन बातों पे इसको गुस्सा आता है और क्या क्या वजूहात है जिस पे वो गुस्सा करता है और किस तरह से वो गुस्सा करता है। ये हो गया असेसमेंट, ठीक है। और अब हम देखेंगे हम इसको मैनेज कैसे करना है। अगर अब गुस्सा के इजहार करने के दोनों को डिफरेंट लेवल पे जो है डील किया जाता है, ठीक है। और उनको काफी टेक्निक्स ऐसे बताए जाते हैं जिससे उनका गुस्सा भी बाहर आ जाए और उनकी लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच भी हो, ठीक है। बिकॉज जब हम ये नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव जो चीजें अपने अंदर रखेंगे तो हमारी इर्द गिर्द की जो बाहर की जो लाइफ है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो खुद के अंदर से नेगेटिविटी निकालना बहुत जरूरी है और इसमें बहुत सारी और भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फिर इंटरपर्सन थेरेपी कि अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, इसमें काउंसलिंग वो कपल काउंसलिंग भी आ जाती है, कपल थेरेपी भी आ जाती है कि अगर या किसी के साथ भी आपको इश्यूज हैं रिलेशनशिप के, वो सब इसमें आ जाते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ के हो गए, फादर सन, मदर डॉटर, इन सब के इश्यूज अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं उन सबको हम डील करते हैं, देखते हैं क्या इश्यूज हैं इन दोनों का आपस में। फिर वो हर एक की अलग अलग बात सुनी जाती है, फिर उनको एक साथ बिठाकर उनकी बात सुनी जाती है, एक दूसरे के इश्यूज इस तरह एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं कि वो अंडरस्टैंड कर सकें। ना घर में अगर हम लोग देखो कभी कोई अपना इशू लेके चला जाता है ना पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स का अक्सर कुछ बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है या उन्होंने बच्चों को इतनी अप्रोच दी होती है कि वाकई हमसे बात कर सकें। लेकिन यूजली कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स से जाके बात करें या पेरेंट्स उनकी बात सुने, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दोनों पार्टीज के कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करती है और जो भी इश्यूज होते हैं फॉर फ्यूचर वो सारे रिजोल्व किए जाते हैं। फैमिली काउंसलिंग भी ऐसे होती है जैसे कि अब फैमिली में अगर एक बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया तो ऑब्वियसली उसकी बाकी फैमिली भी उस वजह से काफी परेशान हो रही होती है, काफी डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है उस इंसान की वजह से भी बाकी लोगों को डिप्रेशन हो रहा हो, या घर में कोई एक ऐसा नेगेटिव पर्सनैलिटी का मालिक होता है जिसकी वजह से बाकी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, या घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट रहते हैं, बहुत इख्तलाफात रहते हैं, या कोई पर्सन घर
फैमिली को सजेस्ट किया जाता है किस तरह आपने जो है इस पर्सन के साथ डील करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फैमिली को इकट्ठे बिठा के भी उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का फ़र्क मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें हम काउंसलिंग में एक पर्सन को हम सिर्फ गाइड करते हैं, एक सजेशन देते हैं आप इस तरह करना है, ठीक है। और साइकोथेरेपी में पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जो कि रेगुलर इंटरवल्स के साथ होता है और वेरी बहुत ज़्यादा डीपली इसमें असेसमेंट की जाती है एक पर्सन की, और बहुत डीप लेवल पे, डिटेल लेवल पे उसकी मैनेजमेंट की जाती है। उसकी इमोशंस को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर्स को मैनेज किया जाता है। उसको एक बैलेंस पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और एक बेहतरीन शख्सियत जिसे हम कहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030717000677। आप मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं टेक्स्ट, क्योंकि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होती और जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगी आई विल रिस्पॉन्ड यू। आप लोग मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग सर्च करें आमना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या सर्च बार में ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट 222 लिखे तो आप लोगों को मेरी आईडी शो हो जाएगी। और ये मेरा जीमेल का है मेल एड्रेस, तो आप मुझे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन या आंसर है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं आप लोगों को अपना पेज भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सको जो भी मुझे देख रहे हैं। यस, मेरा ग्रुप भी है ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट के नाम से, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब किसी यूजर आईडी है तो आप लोग मुझे सर्च कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो मुझे इनबॉक्स या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। इज एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो, कोई जो वो पूछना चाह रहा हो या कोई क्वेरी हो तो दे कैन आस्क। और हेल्प की आपको ज़रूरत है या कोई ऐसी बात जो पर्सनल है, आप लोग यहाँ पे नहीं कमेंट कर सकते, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझे सब बताएं, राबेल आप भी, शोएब आप भी, अब्दुल रऊफ है और महबूब हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करो आज का जो सेशन है वो किस तरह का रहा और मुझे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। जो भी आप लोगों के सजेशंस होंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों से कनेक्टेड रहूं और आप लोगों के साथ जो है अच्छा काम करती रहूं। और आप लोग भी एज अ वुमेन्स मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप I will wait for I will end this live session. मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट पर आपका सेशन कब होगा? ओके शोएब, नेक्स्ट टाइम आई विल डू ऑन एंगर मैनेजमेंट। और अगर कोई और भी आपका टॉपिक है आप लोग मुझे बता सकते हो कि मुझे किस पे करना चाहिए, तो आई विल श्योरली मैं नेक्स्ट एंड all of you
for being here with me. Today's session was very informative. Thank you, Shweb. Thank you so much. Okay, Shweb, you are also my top fan. ओके, इज देयर एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो? So I can quit this or end this live session. These are my details. You can see again and contact me. Thanks for keep supporting and being here. Okay. कोई ऐसा जिसने कोई क्वेश्चन करना हो still, otherwise I'm gonna end this. Okay. Okay, so अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और ना ही कोई क्वेरी है, तो लेट्स एंड दिस लाइव सेशन. Once again, spread positivity in your society, in your community, at your home, at your workplace. Stay happy. खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखें. अल्लाह हाफिज. Take care.